राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने किया सचिवालय घेराव। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। होल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हू की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। बरहेट के भोगनाडीह में परिसंपत्तियों का किया वितरण, सुनी लोगों की समस्याएं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार हो रहा इजाफा। संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन, तैयारियों का किया गया आकलन। और देश भर में मानसून के सामान्य रहने का पूर्वानुमान। राज्य में गर्मी की दस्तक, बढ़ने लगा है तापमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में होगी 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। पहली ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉपेज के साथ ही अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट यानी 1 घंटे तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक यानी OHE क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा ने आज झारखंड सचिवालय के घेराव और प्रदर्शन की कोशिश की। हालांकि काफी मशक्कत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने करीब 2 किलोमीटर पहले ही धुर्वा गोलचक्कर के पास रोक लिया। विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा प्रदेश इकाई ने आज झारखंड सचिवालय के घेराव की कोशिश की। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं को करीब 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उग्र आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने धुर्वा गोलचक्कर के समीप लगे बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तब पुलिस ने पहले पानी की बौछार और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। इतने पर भी जब भाजपा कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता चोटिल भी हुए। वहीं बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन भी किया, जिसके बाद नेतृत्व कर रहे नेताओं की अपील पर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से कुछ दूरी पर बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे पहले सुबह करीब 10 बजे प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आए भाजपा कार्यकर्ता प्रभात तारा मैदान में इकट्ठा हुए, जहां एक सभा भी हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार जगह जगह से दरक चुकी है और अब इसे उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। सरकार इसको हटानी है यहाँ, और इसीलिए सरकार की पूरी तरह से किला जो कहते हैं ना वो दरक चुकी है और इसीलिए वो डरे हुए हैं, तभी वो लोगों को रोक रहे हैं जगह जगह पर कि लोग नहीं पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार लगातार सैटेलाइट छोड़कर देश का मान बढ़ा रही है, वहीं राज्य की हेमंत सरकार माफियाओं के साथ मिलकर राज्य को लूट रही है। जहां केंद्र सरकार अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मना रही है, वहीं हेमंत सरकार आदिवासियों की हकमारी कर रही है। देश में झारखंड के धरती से अंग्रेजों को चना चबाने वाले, लोहा का चना चबाने के लिए बाध्य करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मानाकर पूरे देश के आदिवासी, पूरे देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है और यहाँ पर झारखंड में आदिवासियों की हत्या की जाती है।
अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। जिस झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, उसे बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। निश्चित रूप से इसको बचाने का निर्णय भी, बचाने का काम भी हम सबको करना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य की सबसे डरपोक सरकार साबित हुई है। इस सरकार से गरीब, किसान, महिला और छात्र सभी परेशान हैं। पूरे राज्य में ये वादा खिलाफी सरकार के खिलाफ जल, जंगल, जमीन और अबुआ राज के नाम पर जिस तरह इन्होंने आदिवासियों का अहित तो किया ही, पूरे झारखंड वासियों का अहित करने का काम किया। इधर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जब तक पूरे सोरेन परिवार को उनके भ्रष्टाचार के लिए जेल नहीं भेजेंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे। मैं पूरे सोरेन परिवार को जब तक जेल में बंद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं। प्रभात तारा मैदान में भाजपा आंदोलनकारियों की भीड़ जुलूस की शक्ल में सचिवालय की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें दुर्वा गोलचक्कर के पास ही रोक दिया। आंदोलन में घायल कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भोगनाडीह के सिद्धू कान्हू स्टेडियम में कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मिजल्स, रूबेला टीकाकरण और पैक्स लैंपस के सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने साहिबगंज के पंचकठिया में हूल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बरहेट के भगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले से चली आ रही फाइल परंपरा को खत्म कर रही है। सरकार का काम अब धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूर दराज के इलाकों में शिविर लगाई जा रही है और लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को, इसीलिए हम लोग पंचायत स्तरों में कैंप लगाकर शिविर भी लगा रहे हैं। एलईडी गाड़ी के माध्यम से योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आज सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण स्तर के लोगों तक पहुंच सके। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज धर्मपुर, पतना, साहिबगंज में लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर सांसद श्री विजय हांसदा भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के दुख दर्द को सुनना और उसे दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। खुद भी जाकर किसका आकलन करते हैं, खुद भी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के समस्याओं की जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज के पंचकठिया में हूल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हू को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आज भोगनाडीह के सिद्धू कान्हू पार्क भी गए। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। इधर भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की जनता तक पहुंचने के लिए झामुमो का साथ होना बेहद जरूरी है। देखिए, मुंह भंग करने का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं। ये आना जाना का जो क्रम है होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं। सवाल इस बात का है कि विचारधारा और लोग उस विचारधारा में कितना दूर तक हम
फिट बैठते हैं, इन सवालों को लेकर के अनेक बार उतार चढ़ाव और मंथन होते रहता है। ऐसे समय में हमको लगा कि इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों का भलाई और उनके भावना तक पहुंचने के लिए जरिया झारखंड मुक्ति मोर्चा है, नाचा है। रामगढ़ झंडा चौक स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस के सामने से 5 बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने आज 29,34,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने कैश वैन के सुरक्षाकर्मी की गोली मारी। यह घटना उस समय घटी जब कैश वैन के सुरक्षाकर्मी रकम लेकर गाड़ी में रखने जा रहे थे। रामगढ़ सर्किल के इंस्पेक्टर रोहित महतो ने बताया कि पुलिस ने सभी मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी कर अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। किनके ऊपर गोली चला सर? ये हम वो बैंक के वैन वाले हैं। आपके यहाँ का पैसा लूटा गया है क्या? नहीं, हमने तो पैसा सीएमएस को हैंडओवर कर दिया है। पैसा लूट की सूचना जैसे ही सूचना मिली हम लोग पहुंचे हैं और छानबीन कर रहे हैं। साथ तो अभी जैसा बताया जा रहा है कंपनी के कर्मचारी द्वारा करीब 29 लाख रुपए गोली सीएमएस कंपनी के कर्मचारी को लगी, उसे अस्पताल भेजा गया। कैसी हालत है? सुरक्षित है, जान में लगने की सूचना है। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय मॉक ड्रिल के अंतिम दिन आज भी देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया गया। इधर राज्य में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कोडरमा का स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से तैयार है। कोडरमा जिले में फिलहाल पॉजिटिव मामले की संख्या 3 है और तीनों संक्रमितों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग तीनों संक्रमितों के ट्रैवल हिस्ट्री की मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में 20 बेड वाले वार्ड को तैयार किया गया है, जहां वेंटिलेटर की सुविधा के साथ साथ ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों से कोविड नियमों का अनुपालन करने की अपील की है। और कोई सिम्टम नहीं है, इसलिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। अभी ट्रीटमेंट की आवश्यकता उनकी नहीं है। और कितने तैयार हैं सर, अगर मान लीजिए कुछ आपातकालीन स्थिति है? और साथ ही साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसको जो है जागरूकता के तहत फैलाने का जो है हम लोग को निर्देश है, तो उसके तहत सैनिटाइजर, मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने का, इन सब चीज़ों का हम लोग लगातार पालन करने के लिए जो है जागरूकता फैला रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो हमारा RT-PCR लैब है वो राज्य के कुछ जिले हैं जिनका अभी सैंपल जो है वो ICMR गया हुआ है फाइनलाइजेशन के लिए। वो 1-8 सप्ताह में वो भी हम लोगों का शुरू हो जाएगा। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.81% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.88% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 37,093 है। इधर देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 से अधिक कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। 58 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राज्य के चिन्हित जिलों में कल से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसकी सफलता को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। टीकाकरण की सफलता को लेकर जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में सहभागिता कर सकें। IMF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोविड काल के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 20% की तेजी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पहले की अवधि के मुकाबले दुनिया में FDI निवेश में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोप के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में चीन में होने वाले FDI में कमी देखी गई है। एशिया, यूरोप और अमेरिका से चीन में होने वाले FDI निवेश में कमी दर्ज की गई है। 2020 से 2022 के बीच अमेरिका से चीन में FDI निवेश में 40% की गिरावट आई है।
एशिया के मुकाबले चीन में और चीन से होने वाले एफडीआई निवेश में ज्यादा कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन की वजह से इस निवेश में कमी आई है और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की वजह से हांगकांग में अमेरिकी निवेश में कमी देखी गई है। इसी अवधि में अमेरिका से भारत में होने वाले एफडीआई निवेश में 20% की तेजी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोस्टा रिका और कोलंबिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा निवेश आया है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, अमेरिका और चीन दोनों ही देशों से भू राजनीतिक तौर पर समान दूरी बनाए रखता है और ऐसे में इससे एक तरह से निरपेक्ष माना जा सकता है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे निरपेक्ष देश में एक तरफ दुनिया में मांग में कमी की वजह से निर्यात और निवेश में कमी का अनुपात है, जबकि दूसरी ओर वैकल्पिक क्षेत्रों से निवेश बढ़ने से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। किरेन रिजिजू ने लिखा कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। पूर्व में ही कॉलेजियम ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने को मंजूरी दी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी के समक्ष पेश हुए। सीबीआई ने उनसे इस मामले में भी पिछले महीने पूछताछ की थी। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समक्ष पेश हुए। सीबीआई ने इस मामले में पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तेजस्वी यादव को तलब किया है। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ये मामला दर्ज किया है। इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी के अफसर पूछताछ कर चुके हैं। इस घोटाले में ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। ईडी के अनुसार अपराध से बनाई गई संपत्तियों में से 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए के बेनामी लोगों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास आए थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के कई जोन्स में हुई नियुक्तियों के लिए लोगों से नौकरी के बदले जमीनें ली गई थी। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का आजकल उठाव नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का आजकल उठाव नहीं हो पा रहा है। दरअसल जो एजेंसी फ्लाई ऐश का उठाव करती है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और नई एजेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया चल रही है। ऐश का उठाव नहीं होने से ऐश पॉन्ड में फ्लाई ऐश का ढेर जमा हो गया है जो आसपास के गांव तक पहुंच रहा है। ऐश का उठाव नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है, साथ ही यह प्लांट से सटे खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहाँ पे डस्ट भर गया पूरा खेत में। ये लोग अपना जमीन में करे ना, पर्सनल जमीन खराब हो रहा है, इसके वजह से खेती भी नहीं हो पा रहा है। रास्ता में आदमी जाता है डस्ट के वजह से कितना एक्सीडेंट का वीडियो हम दिखाए, सब करके रखे। फ्लाई ऐश से फैलते प्रदूषण के मद्देनजर प्लांट प्रबंधन की ओर से फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पौंड में पानी छोड़ा गया है और ऐश के ढेर के निकट मिट्टी का भराव किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इसे नाकाफी मान रहे हैं। उठा नहीं रहा, माल भरते जा रहा है, उठा नहीं रहा, वो माल सूख रहा है और यहाँ 2-3 कंपनी का और काम चल रहा है, वो सब काम करता है, वो सब पानी भी नहीं मारता, ना डीवीसी उसको कुछ करता है, ना वो कंपनी कुछ करता है। ये एक चीज हो गया। ये सब का गाड़ी चलता है ना नीचे रास्ता में, ना ऊपर भीड़ में पानी मारता है। पूरा डस्ट से पूरा परेशान है सबको। इधर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि फ्लाई ऐश के उठाव के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परमानेंट ऐश पॉन्ड का भी निर्माण किया जा रहा है और संभवतः जून-जुलाई तक उसका निर्माण पूरा हो जाने से छोटी मोटी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके इशू था, वो कॉन्ट्रैक्ट इशू मेरा 2-3 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसको ऐश का उठाव पहले की तरह होने लगेगा और ग्रामीणों का जो छाई उड़ने का समस्या है, कुछ तो हवा के चलते है, उसके लिए हम लोगों ने पौंड में पानी एक लाइन छोड़ दिया है पानी का, जिसके चलते ऐश अब उड़ना बंद हो जाएगा।
गौरतलब है कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट से 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है और हर रोज तकरीबन 4000 मीट्रिक टन कोयले की खपत इस प्लांट में होती है, जिससे निकलने वाला ऐश इस पौंड में जमा होता है। पिछले 1 अप्रैल से इस पौंड से फ्लाई ऐश उठाने का काम पूरी तरह से बंद है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह जिला में मिजल्स रूबेला संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के उपायुक्त ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर जिले में 12 अप्रैल से आयोजित होने वाले मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीका लगाए जाएंगे। लातेहार जिला प्रशासन ने समाहरणालय परिसर में स्किल्स ऑन व्हील्स रथ को रवाना किया। स्किल ऑन व्हील्स रथ को आवश्यक प्रशिक्षण उपकरणों के साथ स्थापित किया गया है। इसके जरिए स्कूलों में कौशल शिक्षा का प्रचार करने का कार्य किया जाएगा। गुमला जिले में पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत घाघरा सिसई पथ चौड़ीकरण, बनालात से जमटी रोड के साथ उच्च स्तरीय ब्रिज निर्माण, डुमरी चैनपुर पथ निर्माण आदि की समीक्षा कर उन्हें ससमय पूर्ण करने व सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। कोडरमा जिला में प्रशासन एवं इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से चंदवारा प्रखंड स्थित पीपराडीह रेलवे स्टेशन में लाइफलाइन एक्सप्रेस की निःशुल्क सेवाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक कान की जांच व कान की सर्जरी की जाएगी। नेशनल फोरम ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। नेशनल फोरम ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में सोसाइटी की ओर से राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने, सुनियोजित नियोजन नीति लागू करने की गुहार लगाई है। सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शाहदेव राम के नेतृत्व में आज यह ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। दुमका में कल्याण विभाग द्वारा संचालित एसटी गर्ल्स हॉस्टल में अचानक आग लग गई। हालांकि इस आग पर लड़कियों ने तुरंत काबू पा लिया और किसी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ। खूंटी के तोरपा में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या करने के मामले में तोरपा थाना की पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में एक दंपति की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शख्स ने पहले पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। मृतक दंपति की 4 छोटी छोटी बेटी है। खूंटी में जंगली भालू का रेस्क्यू किया गया है। जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र के झटनी टोली गांव में एक सूखे कुएं में भालू गिर गया था। वन विभाग की मदद से भालू का कुएं से रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ा गया। देश भर में मानसून इस साल सामान्य रहने का अनुमान है। भारत मौसम विभाग ने आज देश भर के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। इसके मुताबिक दक्षिणी उत्तरी मानसून यानी जून से सितंबर महीने के बीच देश भर में दीर्घकालिक औसत के 96% बारिश होने के आसार हैं। For the country as a whole is likely to be 96% of the long period average with a model error of plus minus 5%. When I say 96%, it comes under the normal rainfall category for the country as a whole. If you look at various categories, if the seasonal rainfall is more than 110%, it is called as excess rainfall. If it is 105 to 110%, it is called as above normal rainfall. If it is 96 to 104% of the long period average, it is called as normal rainfall. And 90 to 95% of the long period average is called as below normal rainfall. And less than 90% of the long period average is called as the deficient rainfall. भारत जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। राज्य में गर्मी ने दस्तक दे दी है। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक के बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से लेकर 16 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है।
और अब नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39.7 और न्यूनतम 24.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.2 और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों है खास इतिहास में आज का दिन। 11 अप्रैल साल 1970 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 को लॉन्च किया। इस मिशन में नासा ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों जिम लोवेल, जैक स्वीगर्ड और फ्रेड हाइस को अंतरिक्ष में भेजा। पूरी दुनिया की धड़कनें रोकने वाला यह मिशन मानस पटल पर एक नई कहानी गढ़ गया। नासा का यह मिशन चांद के ऊपर तो घूमा, लेकिन उसकी सतह तक पहुंचने में असफल रहा। यान में समस्या के कारण अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही 2 ऑक्सीजन टैंक फेल होने की सूचना नासा स्पेस सेंटर को प्राप्त हुई तो सेंटर में हड़कंप मच गई। अब अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था। इस मिशन पर गए यात्री अंतरिक्ष में लगभग 56 घंटे का समय बिता चुके थे। यही नहीं, बैटरी बैकअप भी लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में चांद पर उतरना तो दूर, पृथ्वी पर वापस लौटने के रास्ते भी न के बराबर ही रह गए थे। चंद्र लैंडिंग की असफलता को देखते हुए नासा ने अपने इस मिशन को रद्द करने का फैसला लिया और मिशन नियंत्रकों ने चालक दल को जीवित घर लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में सफल हुआ और उनका मॉड्यूल दक्षिण प्रशांत सागर में गिरा। नासा के सभी अंतरिक्ष यात्री एकदम सुरक्षित थे। प्रसिद्ध गायक और अभिनेता के.एल. सहगल की आज जयंती है। आइए देखते हैं के.एल. सहगल के कुछ सदाबहार नगमे। रूठ न जाए पिया तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा, दिया जलाओ आकांक्षी जिला गोड्डा के कई गांवों में जल संचयन और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अडानी पावर लिमिटेड के सौजन्य से भी आकांक्षी जिला गोड्डा में कई तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। झारखंड के आकांक्षी जिलों का तेज गति से कायाकल्प हो रहा है। आकांक्षी जिला गोड्डा में जल संचयन और सिंचाई से संबंधित कई कार्य हुए हैं, जिससे स्थानीय लोग खासे खुश हैं। यहां पहाड़ी नदियों के किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर लगाकर मिट्टी कटाव को रोका गया है। अडानी पावर लिमिटेड के सौजन्य से भी आकांक्षी जिला गोड्डा में कई तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। मोतिया, डुमरिया, सतना, कन्वारा गांव के पास कई तालाबों की खुदाई कर उन्हें फिर से जीवित किया गया है। जहां तक है केंद्र सरकार का ही यह योजना है जो वृक्षारोपण किया गया है। इससे हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि नदी का जल स्तर जो घट रहा था वो लेयर बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, और मिट्टी का कटाव भी इसमें रुका जाता है। गोड्डा जिला में पहाड़ी नदियों के तटबंध के ऊपर बड़ी संख्या में पेड़ भी लगाए गए हैं। 1-2 वर्ष पहले लगे इन पेड़ों में अब अच्छी हरियाली छाई है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने किया सचिवालय घेराव। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस की गोले। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद सिद्धू कानू की धरती से साहिबगंज जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मजल्स रूबेला टीकाकरण विशेष अभियान का किया शुभारंभ, परिसंपत्तियों का वितरण, सुनी लोगों की समस्याएं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार हो रहा इजाफा। संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन, तैयारियों का किया गया आकलन। और देश भर में मानसून के सामान्य रहने का पूर्वानुमान। राज्य में गर्मी की दस्तक, बढ़ने लगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में तापमान में होगी